तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। तो देखो दोस्तों, हम लोग 29 तारीख से इवनिंग में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक स्टार्ट करने वाले हैं द फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफ पावर सिस्टम अभी चल रहा है, उसके जस्ट ख़त्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंट्रोल सिस्टम का फास्ट ट्रैक कोर्स। इस कोर्स के बारे में और हमारा कंट्रोल सिस्टम के अंदर गेट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, किस टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हैं, आइए हम लोग आज उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले तो मैं आता हूँ कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के बारे में। ये एकदम बेसिक सब्जेक्ट है और ध्यान रखिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए कंट्रोल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें पीवाईक्यू को, अगर आप देखोगे तो करीब 10 से 12 नंबर और कभी कभी 14 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको कंट्रोल सिस्टम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप देखें तो कभी कभी कंट्रोल सिस्टम के जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो आपके कोर सब्जेक्ट के वेटेज से भी ज़्यादा आपको मिल जाएगा, नहीं तो उसके इक्वलेंट तो आपको मिलता ही है। अब आप सोचिए, आप इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम जैसे हेवी वेट सब्जेक्ट करते हो तो आपको उतने ही मार्क्स मिलते हैं, जबकि ये उससे बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है और आप उतने ही मार्क्स आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम का एक एडवांटेज ये है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग का मतलब है, अगर आप देखें तो इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी पूरे के पूरे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही होता है। ठीक है, और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ लेवल के जनरली आपको नहीं मिलेंगे देखने को। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि गेट 2024 में हम लोग किन किन टॉपिक से हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस हैं और किन टॉपिक से क्वेश्चंस के थोड़े कम आने के चांसेस हैं। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो, अगर हम लोग पहले के एक्सपीरियंस को देखते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम का वो है टाइम रिस्पांस। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा टाइम रिस्पांस एनालिसिस। टाइम रिस्पांस एनालिसिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, इसके अंदर अगेन दो पार्ट हैं। पहला होता है एक तो ट्रांजिएंट रिस्पांस। इसका अगर हम लोग पार्ट देखें, पहला होता है हमारा ट्रांजिएंट रिस्पांस और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ट्रांजिएंट रिस्पांस एज कंपेयर टू स्टेडी स्टेट रिस्पांस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इसके क्वेश्चन आने के चांसेस जनरली ज़्यादा होते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पांस में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम है और सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट हम लोग थर्ड और हायर ऑर्डर का सिस्टम को सेकेंड ऑर्डर के सिस्टम में कन्वर्ट करके हम जो भी पैरामीटर है वो निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के सिस्टम के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर भी जो भी आपका टाइम डोमेन की स्पेसिफिकेशन है, यानी पीक ओवरशूट निकालना, डिले टाइम निकालना, राइज टाइम निकालना, ठीक है, ये सब आपको आने चाहिए। पीक मतलब ओवरशूट और अंडरशूट का टाइम, ये सब आपको निकालने आने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है तो ट्रांसफ़र फंक्शन को आइडेंटिफाई करना कि किस तरह का सिस्टम है, ये अंडर डैम सिस्टम है, अनडैम सिस्टम है, ओवर डैम सिस्टम है या क्रिटिकली डैम सिस्टम है, वो भी आपको निकालना आना चाहिए। एक बार अगर आपने जीटा की वैल्यू निकाली तो आप पता लगा सकते हैं ये किस कैटेगरी के सिस्टम में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो होता है हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी इंपॉर्टेंट है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बाद। अब यहाँ पर आपको निकालना होता है स्टेडी स्टेट एरर। अगेन अगर आप देखें तो दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं, एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम और दूसरा नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेडी स्टेट एरर निकालना आएगा उसमें 90% चांसेस होते हैं खाली यूनिटी फीडबैक सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर निकालना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट निकालने का मेथड है वो बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अगर एग्ज़ाम में आ भी गया तो कोई ना कोई बच्चा उसके ऊपर एक क्वेरी रेस कर देगा।
तो 90 to 95% चांसेस हैं कि खाली यूनिटी फीडबैक सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर निकालना आएगा, या उसके ऊपर कोई बेस्ड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है स्टेडी स्टेट एरर, जिसको मैं लिख देता हूँ ESS फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें लगता है वो होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के अंदर बॉडे प्लॉट। अब बॉडे प्लॉट के अंदर दो तरह के क्वेश्चन मेनली बनते हैं, एक तो होता है बॉडे प्लॉट को ड्रॉ करना, और दूसरा होता है अगर आपको बॉडे प्लॉट दिया हुआ है उससे ट्रांसफर फंक्शन निकालना। तो अगेन 95% केस में जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन ही मेनली आते हैं, जहां पर आपको प्लॉट दिया हुआ है, आपको उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। क्योंकि बॉडी प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए आपको सेमी लॉग पेपर चाहिए, जो जनरली एग्जाम्स के अंदर नहीं होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना है कि अगर प्लॉट दिया हुआ है तो आप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो इसके अंदर जो मेन टॉपिक आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। if Bode plot is given। ठीक है, बोडे प्लॉट के बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो स्टेट स्पेस वेरिएबल। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा लेंदी भी है, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप देखें तो इसमें जिस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है वो होता है कंट्रोलेबिलिटी ऑन ऑब्जर्वेबिलिटी के ऊपर, जो बहुत ही सिंपल टाइप का टॉपिक है। ठीक है, तो आपको निकालना आना चाहिए कि कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी कैसी होती है। कौन सा सिस्टम कंट्रोलेबल है और ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बनता है वो है कि आपको स्टेट इक्वेशन दे रखी होगी और उससे आपको ट्रांसफर फंक्शन को निकालना। अगर आप ट्रांसफर फंक्शन को निकाल सकते हैं तो उसके बाद आप देख लेंगे कि अगर ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो आप इसके डिफरेंट पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें मिलता है वो है नाइक्विस्ट प्लॉट। नाइक्विस्ट प्लॉट जो बेसिकली पोलर प्लॉट का ही मॉडिफिकेशन है, उसको यूज़ करके हमें स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो निकालना पड़ता है। ठीक है, सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर अनस्टेबल है तो कितने पोल आपके राइट हैंड साइड में है वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। नाइक्विस्ट प्लॉट को यूज़ करके हमें निकालना है स्टेबिलिटी, ये आपको आना चाहिए, स्टेबिलिटी को डिटरमाइंड करना। ठीक है, नाइक्विस्ट प्लॉट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखता है वो है हमारा राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, जो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, यानी सबसे इजी टॉपिक है अगर आप देखें। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हम कैसे स्टेबिलिटी को निकालते हैं कि किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, कब सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, और की किस वैल्यू के सिस्टम रिलेटिवली स्टेबल सिस्टम होगा। ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी रिलेटिव स्टेबिलिटी हम तो नहीं निकाल सकते, खाली स्टेबिलिटी हम इससे निकाल सकते हैं। तो स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करना, जिसके ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ। एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ,
दो टॉपिक हैं, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के मेथड है। ध्यान रखिए, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ हो और आपको पूछता है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करके भी डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई भी देखने वाला नहीं है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है। सिग्नल फ्लो ग्राफ एज कम्पेयर टू ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से इजी है। खाली एक फॉर्मूला होता है, मेजॉन गेन फॉर्मूला, उसको आपको यूज़ करना होता है और उसको यूज़ करके आप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली इसमें जो आता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को यूज़ करके, या आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है उससे हमें ट्रांसफर फंक्शन को निकालना, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसके ऊपर मैक्सिमम बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो है आपका गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन निकालना। गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन दो पैरामीटर हैं जिसको यूज करके हम लोग निकालते हैं सिस्टम की रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है गेन मार्जिन फेज मार्जिन का, लेकिन मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैसे निकालते हैं फॉर्मूले को यूज करके, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है रूट लोकस। अब यहाँ पर पूरा का पूरा रूट लोकस ड्रॉ करना तो नहीं आता, खाली रूट लोकस के जो ड्रॉ करने के डिफरेंट मेथड हैं उन मेथड को यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हुए हैं या जिसके आने के चांसेस हैं वो है या तो एसिम्पटोट्स की वैल्यू निकालना या ब्रेक अवे पॉइंट निकालना। ये दो चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, एसिम्पटोट्स की वैल्यू, सेंट्रोइड की वैल्यू निकालना और ब्रेक अवे पॉइंट के ऊपर। एसिम्पटोट्स, सेंट्रोइड एंड ब्रेक पॉइंट। ऐसा नहीं कि इसी में से आएगा, लेकिन इसमें आने की पॉसिबिलिटी जनरली ज़्यादा होती है, ठीक है। और ब्रेक पॉइंट की क्वेश्चंस को निकालना, इनकी पॉसिबिलिटी जनरली आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा कंपनसेटर एंड कंट्रोलर। कंपनसेटर एंड कंट्रोलर, इसमें भी मेनली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कंपनसेटर से ज़्यादा आते हैं, यानी कंपनसेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लैग कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर या लैग लीड कंपनसेटर, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा कंपनसेटर है, या अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिकल कंपनसेटर दे रखा है आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो कंट्रोलर से ज़्यादा कंपनसेटर के ऊपर क्वेश्चन जनरली ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो कंपनसेटर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो लास्ट में आता है हमारा वो है इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर जैसे ट्रांसफर फंक्शन को निकालना, ठीक है, या अगर आपको कोई कंपोनेंट दे रखा है, कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या आपको पूछ लिया कि मैं कौन सा पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक के क्या क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं, कोई एग्जांपल लेके पूछ लिया कि ओपन सर्किट कंट्रोल सिस्टम या क्लोज सॉरी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें जो मेनली इस टॉपिक से जो मेनली आने के चांसेस हैं वो है ट्रांसफर फंक्शन वाले के ऊपर, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिफरेंट टॉपिक के बारे में बता दिया जिसमें से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और किस में से ज़्यादा आने के चांसेस है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो 29 से जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखिए, हमारा भी मोटिव यही रहेगा कि
जो हम लोग पूरा टारगेट लेके चलेंगे गेट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, मतलब ये नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि मैं आपको बहुत डिटेल में कंट्रोल सिस्टम समझाऊंगा। ये एक फास्ट ट्रैक कोर्स है, मतलब एक रिवीजन आपका हो जाएगा। हम ट्राई करेंगे कि थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें और उसके ऊपर जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना हमें लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको लेके चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आपका रह नहीं जाए। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, क्योंकि वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आइए आप ज्वाइन करिए मेरे को 29 तारीख को 6 बजे, हम साथ में मिलके करेंगे कंट्रोल सिस्टम का फास्ट ट्रैक कोर्स। थैंक यू एवरीवन।